बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज़ादी की रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, लीगल टीम के मेंबर और इमरान खान के भांजे हसन न्याज़ी को गिरफ़्तार किया गया है। उनके साथ और कौन था जो गिरफ़्तार हुआ है और उनको किस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है, कहाँ से गिरफ़्तार किया गया, उसकी तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे ममनुआ फंडिंग केस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ था। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर जारी किया है और इलेक्शन कमीशन दोबारा से ममनुआ फंडिंग केस को उठाना चाहता है और उस बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अगर कोई कमी रह गई है कहीं पे कोई कार्रवाई की तो उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए ममनुआ फंडिंग केस को इलेक्शन से पहले दोबारा एक्टिव हो गया है इलेक्शन कमीशन और फ़ैसला जारी कर दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म ने अपने ओहदे छोड़ दिए हैं, जो सेनेट का था और जो पार्टी ओहदा था वो छोड़ दिया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले बात कर लेते हैं और पूरी कौम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ 14 अगस्त की, और आज़ादी मुबारक हो पूरी कौम को। और ये जो वतन है ये हमें हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद ये हासिल किया था और ये वतन रियासत मदीना बनाने के लिए और अल्लाह और उसके रसूल के दीन के मुताबिक यहाँ निज़ाम राइज करने के लिए ये वतन बनाया गया था। बदकिस्मती से कायद आज़म की वफ़ात के बाद से लेके आज तक हम जो सीधा रास्ता था उस पे चले ही नहीं और हम गलत रास्तों पे चलते रहे। हमारी जो हुकूमतें आई हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लगते रहे, जमहूरी नाम नहाद जमहूरी हुकूमतें आती रहीं, लेकिन वो अपने अपने मफादात के लिए काम करती रहीं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस मुल्क में जो बरतानवी दौर के कवानीन थे, अगर आज 14 अगस्त को वो दफ़ा 144 नाफिज है कुछ शहरों में, जो दफ़ा 144 उस वक्त के बरतानवी राज ने सिर्फ जब आज़ादी की तहरीकें या कोई प्रोटेस्ट करने लगते थे या वो अपना जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो राइट था वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे, तो उस वक्त बरतानवी जो मलका थी वो ये दफ़ा 144 नाफिज करती थी। और बदकिस्मती से आज हम 2023 में भी उसी जगह पे बैठे हैं और आज भी हमारे आज़ादी के दिन भी दफ़ा 144 नाफिज हो जाता है कुछ शहरों में। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है और हम यहाँ खड़े हैं कि आज से अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो जो सब कॉन्टिनेंट था बरसगीर इंडो पाक, वहाँ जो दफ़ा 144 नाफिज होता था, वहाँ जो बात बरतानवी राज के ख़िलाफ़ करता था 124A के तहत बगावत के मुकदमात दर्ज होते थे, आज भी हम वहीं पे खड़े हैं। आज भी हमारे मुल्क में लिखा हुआ तो आइन और बुनियादी हकूक़ ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ अमल दरामद नहीं है। और हमारे मुल्क में अगर हम उस जगह पे जहाँ आइन कहता है कि आपने 90 दिन में इंतखाबात करवाने हैं और निगरान हुकूमतें, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर कोई एक्शन ले, ना हमारा इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर कोई बात करे, हमारे जो नाम नहाद जमहूरियत पसंद लोग हैं, जो हमारे नाम नहाद साफ़ी हैं, वो कहें जी इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ी क्यों थी, जब आइन में एक शिक मौजूद है, असम्बलियाँ टूट गई तो नए इंतखाबात करवाएं, लेकिन ना हुआ और वो चलते चलते। और अब ये हालात हैं कि जो हमारे मुल्क के दानिश्वर हैं वो इस बात पर खुशियाँ मना रहे हैं कि ऐसा निगरान सेटअप आ गया है जो लॉन्ग टर्म चलेगा। जिस मुल्क में ये हालात हों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी जो चीज़ें हैं उसका क्या, उस पर हम कैसे हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और हम रियासत मदीना, और अब तो इस बात पे भी इख्तलाफ आ गया है कि वो रियासत मदीना थी या रियासत तैयबा थी। और अगर हम इन चीज़ों में रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि हम एक इस्लामी फ़लाही रियासत बन सकते हैं, जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था। आप जानते हैं कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनाने तक की ऑप्शन दी गई थी और उनको कहा गया था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ओहदों का लालच दिया गया था, लेकिन उनको पता था। अभी आप देख लें दिल्ली के साथ जो इलाके हैं वहाँ मुसलमानों के साथ हज़ारों मुसलमानों को वो इलाके छोड़ने पड़ गए हैं। आज तक जो वहाँ के हालात हैं, क्योंकि जो हिंदू है उसकी जहनीत ये है कि वो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें एक नेमत मिली थी लेकिन बदकिस्मती से हम उस नेमत की कदर नहीं कर पाए और हमारे ऊपर बस चेहरे बदले, निज़ाम भी वही रहा और हमारे ऊपर उसी मेंटालिटी के लोग मुसल्लत रहे, वही नौकरशाही हमारे ऊपर मुसल्लत रही है आज तक, और आज तक हम भुगत रहे हैं बतौर कौम। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अगला जो 14 अगस्त जिस दिन हम आज़ादी का दिन मना रहे होंगे तो हम इंशाअल्लाह आज़ाद होंगे। दूसरी जानिब जो ममनुआ फंडिंग केस है,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बेसिकली ये 2014 में अकबर एस बाबर की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मेंबर थे और उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। 2017 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ारूक हबीब की जानिब से पिटीशन दायर कर दी जाती है इलेक्शन कमीशन में। उस पर जो तीनों जमातों के फंड्स की जो स्क्रूटनी के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाती है, वो स्क्रूटनी कमेटी काम करती रहती है। सिकंदर सुल्तान राजा इमरान खान तोहफ़ा देते हैं और सिकंदर सुल्तान राजा हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा के इलेक्शन कमीशन ने, उस स्क्रूटनी कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई को तेज़ कर दिया और पीपल्स पार्टी और नून लीग की हद तक काम रोक दिया। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 40,000 डोनर्स की तफसीलात दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तमाम तफसीलात थीं, तमाम उनके पास सबूत थे, लेकिन इनके पास क्या था? इनके पास तो कुछ भी नहीं था। यही वजह है कि इन तमाम तर सबूतों के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया। पहले फ़ॉरेन फंडिंग का था, फिर कहा गया कि फ़ॉरेन फंडिंग तो साबित नहीं हुई, हाँ ममनुआ फंडिंग है, कहीं इरेगुलरिटीज़ हैं। फिर ममनुआ फंडिंग में भी उन डोनर्स का नाम शामिल कर दिया जो पाकिस्तानी थे, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जाके दरख्वास्तें दी कि जनाब हम तो पाकिस्तानी हैं, हमारा दिया गया फ़ंड कैसे ममनुआ फ़ंड हो सकता है। उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी हद तक इस फैसले को ख़त्म किया। फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा FIA में हो गया। अच्छा, जब ममनुआ फंडिंग का फ़ैसला आया तो इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को कहा कार्रवाई करें, FIA को कहा कार्रवाई करें। FIA ने मुकदमा दर्ज कर दिया। इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। इमरान खान की दरख्वास्त मंजूर होगी, कन्फर्म हो गई कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तो सबूत ही कोई नहीं है। उसको FIA ने कैंसलेशन ऑफ बेल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ऐसा तगड़ा फैसला दिया कि ममनुआ फंडिंग का पूरा केस ही उड़ा के रख दिया। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शोकास जारी हुआ कि क्यों ना आपके जो फ़ंड्स हैं इनको ज़ब्त किया जाए, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑब्जेक्शंस एतराज़ात जमा करवाए, उनको मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ऐसी क्या इल्लत है, इलेक्शन कमीशन को जल्दबाजी क्या है। अच्छा, कितनी दरख्वास्तें डायरेक्शन ली गई इलेक्शन कमीशन से फ़ारूक हबीब ने कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, एक जमात के 13 अकाउंट हैं, दूसरी जमात के 9 अकाउंट हैं और उनके पास तो जवाब ही कोई नहीं है। उनके अकाउंट, उनके केस क्यों नहीं आगे चलाए जाते? उस पर खामोश, उसके ऊपर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन करने को तैयार नहीं था। ये सारी चीज़ें देखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप जो प्रॉपर हक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो दें और इस तरीके से आप ना करें। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI गैर मुल्की जो फंडिंग थी, ये गैर मुल्की फंडिंग नहीं थी, ममनुआ फंडिंग का केस था। और वो जो ममनुआ फंडिंग ज़ब्तगी केस के सिलसिले में फ़ैसले का हुक्मनामा जारी किया गया है। अपने फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI को इंसाफ के तकाज़ों के बायस तफसीली जवाब जमा करवाने की इजाज़त दी जाती है। PTI 22 अगस्त को शो काज नोटिस का हतमी जवाब जमा करवाए और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर ही उन्होंने शो काज का जवाब जमा करवाने का मौका दिया, वो पहले नहीं दे रहे थे। PTI को कहा गया कि हतमी जवाब जमा ना कराने की सूरत में इलेक्शन कमीशन केस को निपटा देगा। इलेक्शन कमीशन दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर हतमी फैसला जारी कर देगा। इतनी जल्दी है, वो 2 जमातों का अभी स्क्रूटनी कमेटी में फंसा हुआ है। स्क्रूटनी कमेटी के मेंबरान ही नहीं तैनात हो रहे, एक तैनात होता है, दूसरा इस्तीफ़ा हो जाता है और वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। लेकिन PTI के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई सुराख नहीं है जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सांस ले सके इलेक्शन कमीशन में। PTI को कहा गया कि हतमी जवाब आपने जमा ना कराने की सूरत में आपके केस को हम डिसाइड कर देंगे। इलेक्शन कमीशन दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर हतमी फैसला जारी कर देगा। जवाबदेह केस को तवालत देने के लिए तखीरी हरब इस्तेमाल कर रहा है। फैसले में कहा गया कि PTI 50,000 रुपये इलेक्शन कमीशन डिप्टी डायरेक्टर लॉ के दफ्तर में जमा करवाएं। ये रकम यतीम खाने को दी जाएगी। जुर्माना 50,000 रुपये डिप्टी डायरेक्टर लॉ के दफ्तर में जमा करवाया जाए, ये रकम यतीम खाने को दी जाएगी। ये जनाब इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला जारी हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने 22 अगस्त तक हतमी जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और कोर कमेटी के भी मेंबर थे, लीगल टीम के भी मेंबर थे, बहुत एक्टिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े नाकिद, इमरान खान के नाकिद हफीज़ुल्लाह न्याज़ी के बेटे हसान न्याज़ी, बैरिस्टर हसान न्याज़ी को एबटाबाद के साथ मुल्का शुमाली इलाका जात से गिरफ़्तार किया गया है और उनके साथ हैदर मजीद एडवोकेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर भी हैं और जो इंसाफ लायर्स फोरम को देखते थे,
وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ مرکزی ملزمان میں ان کو شامل کیا گیا تھا 9 مئی کے واقعات میں، اور ان کے اشتہاری ہونے کی کارروائی شروع کی گئی تھی اور جناح ہاؤس حملہ کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور یہ آزادی کی رات تھی، اور آزادی کی رات بھی کارروائیاں جاری رہیں، اور اس پر یہ حسان نیازی وغیرہ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا اور حفیظ اللہ نیازی نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے کہ ان کو جو متعلقہ عدالت ہے اس میں پیش کیا جائے، ریمانڈ کا جو پروسیس ہے وہ شروع کیا جائے، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی غائب ہو جائیں اور پولیس کہے کہ ہمارے نالج میں تو نہیں ہے، ہم نے تو گرفتار نہیں کیا۔ اب ان کی استدعا صرف یہ ہے کہ آپ نے گرفتار کیا ہے، کسی مقدمے میں وہ انوالو تھے یا اس میں نامزد ہے، آپ ان کو قانون کے مطابق عدالت کے سامنے پیش کریں، آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرنی ہے، آپ نے ان کا جسمانی ریمانڈ لینا ہے، جو بھی کارروائی کرنی ہے، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس پر کارروائی کی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے باقاعدہ طور پر علی اعجاز بھٹر ایڈوکیٹ صاحب نے بھی اور باقی رہنماؤں نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعظم نے اپنے عہدے چھوڑ دیے ہیں، 2 ان کے پاس، ایک تو وہ سینٹ کا جو عہدہ تھا، رکنیت تھی، وہ بھی چھوڑ دی ہے، بطور سینیٹر بھی وہ مستعفی ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس جو باب پارٹی کا تھا، انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کے طور پر مجھے جو بنیادی ذمہ داری سونپی گئی ہے، میں نے BAP باب کی اپنی رکنیت چھوڑنے اور سینٹ کے عہدے سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور ان کی جانب سے یہ دونوں عہدے چھوڑ دیے گئے ہیں، سینٹ کا بھی اور جو ان کے پاس باب پارٹی کی عہدہ تھا اور رکنیت تھی اس کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے، تاکہ وہ بطور نگران وزیر اعظم، چونکہ کامران خان قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو نگران سیٹ اپ آیا ہے یہ لمبے عرصے کے لیے آیا ہے، نگران سیٹ اپ لمبے عرصے کے لیے رہے گا، اس وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ دیکھتے ہیں ان تمام تفصیلات میں، آج اگر حسان نیازی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔